विज्ञान दर्शन पार्ट 1 की भांति प्रिवेंशन पर आधारित है। इसमें चारों पैथियों का जादुई विज्ञान समाया हुआ है। विज्ञान की दृष्टि में चारों पैथियों की बॉडी लैंग्वेज यानी भाषा एक ही है। मेडिसिन एवं जड़ी बूटियों के पक्ष में विज्ञान की चारों पैथियां नहीं। फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेदिक ने कहा है आहार औषधि भी है, औषधि आहार भी है। आहार औषधि यानी जिस प्रकार का हम आहार खाते हैं वो लगभग हमें स्वस्थ रखने में सक्षम है। लेकिन फिर भी उसने कहा है कि औषधि आहार भी है। जब कभी भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़े तो ऐसे आहार भी हमारे पास उपलब्ध है जो औषधि का भी काम करेगा। लेकिन फिर भी उस वैज्ञानिक के मन को संतुष्टि नहीं हुई तो लास्ट में तीसरा शब्द उसने कहा व्यायाम परम औषधि। यानी हम दोनों अच्छा आहार भी ले रहे हैं, औषधि युक्त आहार भी ले रहे हैं, लेकिन यदि व्यायाम नहीं करते तो हमें उतना लाभ नहीं मिलता। इसलिए व्यायाम को उसने परम औषधि कहा है। नेचुरोपैथी ने भी यही बात कही है। नंबर 2, नेचुरोपैथी ने यही कहा है यदि आपने स्वस्थ रहना है तो आपको मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपने नहीं स्वस्थ रहना है फिर भी मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों ही बात। और तीसरे नंबर पर जो है एलोपैथी ने कहा है प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। यदि हम बीमार पड़ते हैं तो जो लाभ हमें प्रिवेंशन देगी वो मेडिसिन उतना नहीं देगी। और चौथा जो नैनो ने कहा है, नैनो भी यही बात कहती है कि छोटी छोटी सावधानियां रख करके हम बड़ी बड़ी बीमारियों पर सफलता हासिल कर सकते हैं। और नैनो का दूसरा नाम समन्वित चिकित्सा प्रणाली भी है। हमें चारों दृष्टियों से देखना है कि कौन सी जो है हमें कब डॉक्टर का परामर्श लेना है, कब हमें सर्जरी की जरूरत है। यानी समन्वित चिकित्सा प्रणाली का भी यही रूल है कि हम हर तरफ से देखना है कि हमने कहाँ समय पर चेकअप कराना है। इस हिसाब से ये चारों पैथियां जो है एक ही बात कहती हैं। अब इस विश्व विज्ञान दर्शन की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, यह सरल है। नंबर 2, सत्य पर आधारित है। यानी आदिकाल से लेकर के वर्तमान तक जो मेरी बौद्धिक क्षमता के अनुसार मुझे जो एकत्रित कर सका उसमें जो जितना भी विज्ञान है ये सत्य पर आधारित है। और एक इसमें ये विशेषता है कि सरल है। मान लो अब जैसे कैंसर जैसी बड़ी चीज है तो भी इसके ऊपर यानी 2-3 मिनट का ही भाषण है। यानी जितने भी सब रोग हैं चाहे वो प्रमुख रोग हैं लेकिन सब पर जो है 2-3 मिनट का ही सिर्फ लेक्चर है। यानी 2-3 मिनट में इसे सरल भाषा से समझा जा सकता है ये किस प्रकार बनता है और कैसे इसका उपचार होता है। अब विज्ञान ने कुछ रोगों के निदान हेतु प्रिवेंशन को ही 100% सक्सेसफुल माना है, अर्थात बाएं हाथ का खेल माना है। कुछ रोग ऐसे हैं जिनका उपचार प्रिवेंशन द्वारा 100% संभव है और बाएं हाथ का खेल है। अब मैं उन बीमारियों का नाम भी लेना चाहूँगा। मोटापा, कमर दर्द, माइग्रेन, HINI स्वाइन फ्लू यानी H1N1 स्वाइन फ्लू, हेपेटाइटिस A जिसे हम पीलिया भी कहते हैं, अनीमिया, टॉन्सिल, पेप्टिक अल्सर, संग्रहणी IBS नाम से जानी जाती है, जिसे सामान्य भाषा में धर्म का भी कह देते हैं। वास्तव में ये संग्रहणी रोग है। आफ्टर मेनोपॉज कॉम्प्लिकेशन, जिसमें 3 मुख्य बातें हैं: मोटापा, अवसाद, ऑस्टियोपोरोसिस, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप एवं वजन नियंत्रण, वजन को नियंत्रण करना। और यदि ये भी कहें विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या, इसको भी कम करना बाएं हाथ का खेल है। और जैसे कैंसर है आज चाहे बेशक पूरे विश्व में भयावह रूप ले रहा है लेकिन इसको भी कंट्रोल में करना, इसको भी कम करना, इसका बचाव किस प्रकार है ये भी एक लगभग 60% तक इसे कम करना बाएं हाथ का खेल है। ये ठीक है। इसकी जो 100% की परिभाषा है वो थोड़ी अलग है। यानी 60% सेफ कह लो या बाएं हाथ का खेल कह लो या सरल कह लो। 20% क्यों, यानी 20% क्यों में है क्योंकि इसको 100% के इसलिए मतलब किया गया है कि भाषा में बांटा गया है 60 + 20 + 20
क्योंकि विज्ञान के हिसाब से हम जीवन को, यह भी सत्य है कि जीवन झूठ है और मृत्यु सत्य है। कोई भी इंसान है सृष्टि का ये तो कह सकता है कि मैं एक दिन मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा। इसलिए विज्ञान को अपनी परिभाषा बदलनी पड़ी। 60% सेफ यानी 60% सरल, 20% क्यों में। हम क्यों में हैं यानी एक तरफ हमारे रेड लाइन है, एक तरफ ग्रीन लाइन है। तो अगर हम प्रयास करेंगे तो उस 20% में से 60% सेफ वाली साइड में भी जा सकते हैं, और 20% जिसे हम चमत्कार भी कह सकते हैं या क्रॉनिक डिजीज भी कह सकते हैं। क्रॉनिक डिजीज भी कह सकते हैं। यदि हम प्रयास करेंगे 20% जो क्यू में खड़ा है वो अगर प्रयास करेगा तो हो सकता है 60% वाली साइड में भी जा सकता है, और हो सकता है 20% वाली में जा सकता है। एक चमत्कार, 20% चमत्कार इसलिए कहेंगे कि हो सकता है, किसी को हम ये नहीं कह सकते कि ये आदमी अब ठीक नहीं हो सकता है वो पूरी अपनी लगन से प्रिवेंशन करे और वो ही चमत्कार वाला जो है सेफ साइड में चला जाए, और सेफ साइड वाला जो है सरल वाला अगर अपने आप को प्रिकॉशन नहीं लेता तो वो हो सकता है क्रॉनिक डिजीज में तरफ आ जाए। तो इसलिए इसकी परिभाषा जो है 60% सेफ, 20% क्यू और 20% जो है चमत्कार कह लो, ऐसा है। अब हम पार्ट 1 का शेष भाग लेते हैं जिसमें रोगों के निदान के बारे में बताया गया था। अब संग्रहणी रोग का निदान यानी किस प्रकार है। IBS जिसे हम कहते हैं, जब भी खाया उसी समय शौच के लिए भागा। अधिकांशतः यह एक यंग एजर का रोग है। इसका निदान प्रिकॉशन द्वारा लगभग संभव है। प्रिकॉशन 1 मास से लेकर 6 मास तक ली जा सकती है। नित्य ब्रेकफास्ट में दही, ताजा दही, मामूली गरम मसाला डालकर, गरम मसाला मामूली यानी एक बंद चुटकी से जो उठाया जाता है, थोड़ा सा जो एक नाखून के भाग पर अगर भाग पर यानी एक जो बड़ा हुआ नाखून होता है उसके अगर भाग पर जितना मसाला आता है यानी बंद चुटकी से, तो नित्य प्रति हम यदि दही लेते हैं इसका एकमात्र यही उपचार है, ताजा दही। और इसमें जो बचाव हमने करना है चाय, दूध से बनी हुई मिठाई, पनीर, तला भुना से बिल्कुल परहेज। यानी यदि आप एक भी पनीर का टुकड़ा खाते हो या एक भी आप बर्फी का टुकड़ा लेते हो या एक कप चाय आधा कप लेते हो तो वो जो है उसको जो हमें जो लाभ मिलना है वो नहीं मिलेगा। तो इसमें लगभग 1 मास का समय भी लग सकता है और अधिक से अधिक 6 मास का समय भी लग सकता है। तो आप जो है संग्रहणी से 100% जो है निदान पा सकते हैं। बस यही एकमात्र इसका इलाज है। जिस दिन दही कच्चा रह जाए उस दिन दही को निगलेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन कच्ची दही नहीं ले। नंबर 2, पेप्टिक अल्सर। यह रोग भी यंग एजर और अधिकांश मेल में होता है क्योंकि आदिकाल से ही पुरुष भूख एवं सेक्स का उतावला है। पहली प्रिकॉशन, चाय को तिलांजलि, ठंडा दूध, इसके लिए बिना बर्फ का फ्रिज में ठंडा दूध, मतीरा, सत्तू। प्रिकॉशन में गर्म दूध नहीं ले सकते, हरी मिर्च वगैरह नहीं लेनी। मतीरा इससे एक सबसे बढ़िया उपाय है। यानी दोपहर को आप जैसे सुबह लंच लिया तो दोपहर को यदि आप मतीरा नित्य प्रति कुछ दिन खाते हो तो यानी पेप्टिक रोग से, अल्सर से निदान पाना बहुत संभव है। और ठंडा दूध भी इसके लिए बिना बर्फ का यानी फ्रिज में रखा हुआ तो वो भी एक इसको जो है ना बहुत बढ़िया औषधि का काम करता है। यानी ये पूरा सक्सेसफुल इलाज। अब नंबर 3 है टॉन्सिल। टॉन्सिल बच्चों में बड़ों में होना एक स्वाभाविक बात है। अधिकांशतः बच्चे गर्मी में बाहर से आकर एकदम ठंडा या गर्म ले लेते हैं, शरीर में कोल्ड हो जाए। जिस प्रकार शरीर में कोल्ड हो जाए या H1N1 हो जाए तो भी टॉन्सिल को प्रभावित होना एक स्वाभाविक क्रिया है। सबसे विशेष बात यह है कि टॉन्सिल का इलाज बहुत सरल है। जब भी बच्चे या बड़े निगलने में दिक्कत है, निगलने में दिक्कत है, साथ साथ मामूली बुखार या हरारत महसूस करें, फौरन टॉन्सिल का सरसरी एग्जामिनेशन करें। सिंपल एग्जामिनेशन में यहाँ
थोड़ा सा हाथ लगाकर देख लें, यदि बच्चा या बड़ा दर्द महसूस करता है यहाँ और इस जगह, जहाँ हल्का सा हाथ जब भी हम दबाएंगे तो ये जो हमारी नाड़े हैं ये दर्द महसूस करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टॉन्सिल के लिए सबसे अच्छा इलाज है पानी पी करके थोड़ा सा यहाँ मालिश, जहाँ भी टॉन्सिल है वहाँ हाथ नहीं लगाना। विज्ञान ये बात कहता है कि जहाँ दर्द है वहाँ हाथ नहीं लगाओ, तो यहाँ इस जगह पर मालिश करनी है थोड़ी सी, 2 मिनट के लिए सिर्फ, हल्के हाथ से। जैसे बच्चा है तो भी उसके नॉर्मल हाथ से, बड़ा है तो उस हिसाब से, एक यहाँ और यहाँ। इसके बाद आप ऐसे कर दें दोनों बाजुओं को, 2 मिनट के लिए दोनों तरफ मालिश काफ़ी है। जल पी करके करें, क्योंकि उससे जो है हमारी थोड़ी सी वेनें जो है वो जो नाड़ें हैं वो थोड़ी तरल हो जाती हैं, तो इससे जो है मालिश करनी आसान हो जाती है और इनको जो है प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा। तो ये दोनों तरफ ऐसे करके बस 2 दिन के लिए आप ये कर दें, 1 दिन छोड़ करके, तो ये टॉन्सिल का सबसे बढ़िया इलाज है। केवल ये 2 मिनट की टोटल प्रक्रिया है। इसके बाद थोड़ी देर के लिए खाना ना खाएं। नंबर 3, अनीमिया। अनीमिया के लिए भी कुछ विशेष बातें हैं। आहार का व समय का विशेष रोल है, यानी आहार तो हम अच्छा ले रहे हैं लेकिन समय का ध्यान नहीं रख रहे। हकीम लुकमान ने भी कहा है सुबह 1 लुकमा न शाम 10 लुकमा, यानी जो सुबह का एक पराठा, जो एक चपाती भी जो सुबह की, एक चपाती जो सुबह की काम करेगी वो शाम को चाहे हम 10 चपाती ले रहे हैं उसमें उतना गुण नहीं है जितना सुबह की एक चपाती में गुण है। तो इसलिए समय पर भोजन का ख्याल रखना ही अनीमिया का एक इलाज है, अच्छा इलाज है। और आयरन युक्त हमें खाना लेना है, जैसे सुबह का आहार है प्रोटीन हो, उसमें वसा हो और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो। दूसरा, इसके लिए यानी हाइजीन भी जरूरी है। यदि हमारे पेट में वर्म है तो भी मौसमी फ्रूट और सलाद सबसे बढ़िया ऑक्सीडेंट हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं। यह सबसे जरूरी है कि एक समय में एक ही वैरायटी का यानी प्रयोग करें, तो उसमें क्या है कि जो एंटीऑक्सीडेंट है वो अच्छी तरह हमें जो है लाभ प्राप्त करें। अब जैसे पालक है, टमाटर है, कच्चा वसा है, या 4, 5, 6 की गिनती वाली डाइट, यानी 4, 5, 6 की, यानी मतलब एक गैप जरूरी है डाइट में। नियमित व्यायाम भी, यानी एक अर्थ थकान वाला, केवल बगल से ही थोड़ा पसीना आए तो ऐसे समझो कि हमारा व्यायाम हो गया। जो आज 70% लड़कियां अनिमिक हैं, यह विज्ञान को अच्छी तरह फॉलो न करना ही का ही परिणाम है, अन्यथा कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे हमें निजात ना पा सके। अब अनिद्रा है। अनिद्रा रोग का इलाज भी बहुत सरल है, मेडिटेशन है नंबर 1, इसके लिए व्यायाम है, विश्राम आसन है, आत्मचिंतन है, चिकित्सक से परामर्श है, परिवार का सहयोग है, कार्यशील है, उपवास है। उपवास और मेडिटेशन, ये 2 अनिद्रा रोग के लिए एक यानी बहुत ही सक्सेसफुल इलाज है। अनिद्रा रोग से भी तीनों चीज़ें, बल्कि एक विश्राम आसन भी यदि इसमें जोड़ दिया जाए तो ये तीनों चीज़ें ही आपको जिस दिन कभी खा के, कभी उपवास रख के रात को सो के देखना, नाइट का उपवास देखना, कैसे क्वालिटी की नींद आती है और कैसे कम समय में नींद आती है। आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करोगे। नाइट उपवास का इतना लाभ है अनिद्रा रोग में, या मेडिटेशन का इतना लाभ है। आपको नींद नहीं आ रही तो आप मेडिटेशन की अवस्था में बैठ जाएं। विज्ञान ने इस बात को भी सिद्ध किया है। एक और विज्ञान की बात यहाँ मैं जरूर कहना चाहूँगा। 1 घड़ी आधी घड़ी, रामायण की एक चौपाई है, 1 घड़ी आधी से पुनः आध, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट, आधी घड़ी अर्थात 12 मिनट,
आधि से पुनाद अर्थात 6 मिनट। तुलसी संगत साध की, साध कहा गया उस परमपिता परमात्मा को। यदि हम उसकी संगत करते हैं तो 6 मिनट का मेडिटेशन जो है, केवल 6 मिनट का मेडिटेशन हमारी जो चेतना अचेतन अवस्था में पड़ी है उसे जागृत करने के लिए काफी है, ऐसा विज्ञान ने माना है। तो मेडिटेशन इतना लाभप्रद है तो अनिद्रा रोग के लिए भी ये बहुत लाभकारी है। आशावान बने रहना, सामाजिक कार्य में सहयोग, किसी विशेष कार्य की तरफ फोकस करना, समय को नित्य प्रति गुनगुने पानी से हाथ पांव धोकर पोंछ कर सोना रात्रि को, यानी क्योंकि पांव में सबसे, विज्ञान ने ये बात एक बहुत बड़ी मानी है कि सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन जो है पांव में होता है। सारे शरीर के भाग में यदि कहीं फंगल है, ज्यादा फंगस होती है तो वो हमारे पांवों में होती है। इसलिए नाइट को पांव धोने का, जो गुनगुने पानी से हम हाथ पांव धो करके सोते हैं, तो ये भी एक हमारे शरीर में भी इन्फेक्शन कम होते हैं और हमें निद्रा भी क्वालिटी की आती है। बात छोटी सी है लेकिन इसके पीछे विज्ञान बहुत बड़ा है। हम प्रयासरत होना अति अनिवार्य है। एक और बात भी है, अनिद्रा का हमें कारण भी पता होता है, निवारण भी पता होता है, लेकिन हम जो उसमें कारण और निवारण के लिए प्रयासरत नहीं होते हैं तो भी हमें लाभ नहीं मिलता है। तो इसलिए जब हमें कारण का पता हो, निवारण का पता हो कि हमने कब डॉक्टर के पास जाना है, या कोई पारिवारिक स्थिति ऐसी है, या कोई हमारा जो है कोई लॉस, आर्थिक लॉस हो गया है, तो हमने किस प्रकार से जल्दी उससे उबरना है, तो ये कारण निवारण के जो साधन है इसको जरूर एक बार फॉलो करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। इसे हम समन्वित चिकित्सा प्रणाली भी कह सकते हैं कि हमें चारों तरफ देखना पड़ेगा कि कब हमें डॉक्टर के पास जरूरत है, या परिवार के पास जरूरत है, या हमें कोई अच्छे सत्संग की जरूरत है, कहाँ हमने लाभ लेना है और निद्रा रोग से छुटकारा पाना है। क्योंकि नींद एक स्वास्थ्य की चाबी है मूल। यदि 1 हफ्ते से अधिक हमें नींद प्रभावित करती है, निद्रा रोग से हम जुड़े रहते हैं यानी 15 दिन तक लगभग, तो जो है अन्य बीमारियां फिर जो है हमें उत्पन्न हो सकती हैं, जिसको लास्ट स्टेज में हम ये भी कह सकते हैं एक पागलपन की स्थिति तक भी आदमी पहुंच जाता है। यानी मानसिक रोग का एक ऐसा, शुरू से निद्रा से शुरू होता है मानसिक रोग, और इसकी अगर लास्ट स्टेज देखें तो बड़ी भयानक है। इसलिए ये हमारे हिंदुस्तान में प्रथा है कि हम थोड़ा सा भी मानसिक किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो हमें ये सोचते हैं कि क्या मैं दिमागी परेशान हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ, क्या मैं पागल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस प्रकार बुखार, कोई और इन्फेक्शन शरीर में हो जाता है, इसी प्रकार ये भी यदि हम डॉक्टर से परामर्श स्टार्टिंग में लेते हैं तो इस जो है हम लगभग 80% सेफ है, 20% कोई मेडिसिन की जरूरत पड़ती है या किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो ये हमें लाभ अवश्य उठाना चाहिए। यानी इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम मानसिक रोगों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये एक हिंदुस्तान में विशेष भ्रांति है, इस भ्रांति को दूर अवश्य करना चाहिए। और कभी भी ये मन में नहीं सोचना चाहिए कि हम मानसिक रोगी के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के मानसिक चिकित्सक के पास जा रहे हैं तो क्या वास्तव में हम जो है एक मानसिक रूप से बीमार है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा जो लोग विज्ञान के लिए विचारणीय विषय हैं, जैसे डायबिटीज, हृदय रोग, पक्षाघात, स्टोन, वेरिकोज वेन, HIV पॉजिटिव, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, डायरिया, नाक कान गले, अस्थमा, खराटा, दांतों की सुरक्षा, इन सभी पर 1-1 या 2-2 मिनट के लिए अवश्य संभव हुआ तो अवश्य विचार रखूंगा समय के हिसाब से। विज्ञान की दृष्टि से इनके ग्राफ में भी, इनको भी ग्राफ में कम किया जा सकता है। पहले मैं सबसे पहले डायबिटीज लोगों का, इतने डरावनी होने के बावजूद भी विज्ञान ने अनुमानित से 60% से लेकर के 81% क्यूरेबल को माना है। हालांकि बाकी सभी बीमारियों को जो है विज्ञान ने 60% से लेकर के 80% तक क्यूरेबल माना है, लेकिन इसे एक ऐसी डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसे कोई 81% कहा गया है। और मैं ये बात भी ये कहना चाहूंगा पूरे विश्व से कि भारत को डायबिटीज की राजधानी कहने वालों को ये शब्द एक दिन वापस लेने होंगे, वो समय अवश्य आएगा। डायबिटीज के मुख्य कारण जो है, यह एक चयापचय का रोग है, यानी पाचन तंत्र का रोग है। स्टोर करने की विधि से खाते हैं हम, जब हम खाते हैं तब ये होने ज्यादा चांस रहता है, जबकि आहार कहता है या तो मुझे बर्न करो अन्यथा मैं तुम्हें बर्न करूंगा, तुम्हें जला डालूंगा।
तो इसलिए डायबिटीज जो है प्रत्येक अंगों पर, हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों पर असर करती है, काफी नुकसान पहुंचाती है। और हमें यह भी नहीं पता होता कि कब तक इसने कितना नुकसान शरीर को पहुंचा दिया। रात्रि के समय अधिक खाने का प्रचलन, अर्थात फैट को डिपॉजिट करना, ये भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि आजकल का प्रचलन है कि रात्रि के समय में अधिक खाते हैं, जबकि रात्रि के समय अधिक खाने की हमें